Good morning, students. I'm Anjali Gandhi, your economics teacher. Welcome to online classes conducted by Adinath Public School. Chapter is supply. In last class, we have learned about the meaning of demand and the elasticity of demand. In this chapter, we will learn about the supply. First of all, we see the learning objectives. What we will learn in this chapter. First of all, we see the meaning of supply, then supply schedule, supply curve, determinants of supply, law of supply, change in quantity supplied, and change in supply. Next is price elasticity of supply, its meaning and measurement. So, first we see the meaning of supply. What is the exact meaning of supply? What is supply? The quantity of a commodity which is offered by a seller for selling at a particular price during a given time period is known as supply. Supply क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर सेलर कितनी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर टाइम पर रेडी है सेल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सप्लाई. Supply refers to the quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for sale at each or possible price during a period of time. सप्लाई क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर कि कितने कितने प्राइजेस पर जो सेलर है वो कितनी कितनी कमोडिटी सेल करने के लिए रेडी है, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई. सप्लाई किससे रिलेटेड होता है? प्राइस से. जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी. बिकॉज इसमें जो हम देखते हैं वो किसका देख रहे हैं? प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि जब प्राइस राइज होगा तभी हमारी सप्लाई भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. बट हमने डिमांड में देखा था, डिमांड किससे रिलेटेड था? प्रोड्यूसर से, कंज्यूमर से. तो कंज्यूमर क्या चाहता है कि प्राइस जब रिड्यूस होगा तभी वो क्या करेगा? डिमांड को इंक्रीज़ करेगा. लेकिन जो सप्लाई होता है, सप्लाई में जो डिमांड सप्लाई में जो प्राइस और जो सप्लाई है दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप. ठीक है. व्हेन प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई इंक्रीजेज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेज. इन अदर वर्ड, सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज एक्चुअली ब्रॉट इन टू द मार्केट फॉर सेल. लाइक जून 4, 2019 को किस स्टॉक में से कितना पार्ट हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई. सप्लाई क्या है? स्टॉक का क्या है? एक पार्ट है. ठीक है. कि मीन्स 4 जून को हमने कितना क्या किया? हाँ, 4 जून 2019 को हमने कितना कमोडिटी को क्या किया? सप्लाई किया, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई. डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक. देखते हैं कि सप्लाई और स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस होता है. सप्लाई कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज्ड. सप्लाई क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस प्रिवलिंग इन द मार्केट. वाइल स्टॉक एट अ पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम इज फिक्स्ड. लेकिन जो स्टॉक होता है वो उसको हम मेज़र करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन वो क्या रहता है? फिक्स रहता है. एंड कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज. वो क्या नहीं हो सकता? ना तो इंक्रीज हो सकता है और ना ही डिक्रीज हो सकता है. इन सिंपल वर्ड, सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस. सप्लाई किस पर डिपेंड होती है? प्राइस पर. वाइल द स्टॉक इज़ नॉट डिपेंड ऑन द प्राइस. लेकिन जो स्टॉक है वो प्राइस पर डिपेंड नहीं होता. और जो सप्लाई है वो स्टॉक का क्या है? एक पार्ट है. ठीक है. सप्लाई कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है? प्राइस पर. अब हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ सप्लाई शेड्यूल. शेड्यूल में मैंने आपको बताया था कि डिमांड शेड्यूल जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि शेड्यूल में क्या करते हैं हम? शेड्यूल में हम क्या करते हैं? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं. इट मीन्स वन साइड तो हम किसको शो करते हैं? प्राइस को. एंड अनदर साइड हम किसको शो करते हैं? क्वांटिटी सप्लाइड. तो सप्लाई शेड्यूल क्या है? इट इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो सप्लाई शेड्यूल है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट जो है वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में हम क्या देखेंगे? इंडिविजुअल जो सप्लाई शेड्यूल है वो आपका क्या होता है कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड होता है? आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल आपका किससे रिलेटेड होगा? आपका 1
सेलर से। इट मीन्स इंडिविजुअल में हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ वन सेलर की। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर की, इज विलिंग टू सेल एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो एक पर्टिकुलर सेलर है, मीन्स हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सेलर है कौन है, वो ए है, कि वो पर्टिकुलर ए जो सेलर है वो डिफरेंट प्राइजेस पर कितनी कितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है। इट मीन्स प्राइस देखते हैं हम, ये अब टेबल देख लेते हैं कि जब प्राइस 4 रुपीज़ था तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो रहा था, 3 डजन्स में है। मीन्स प्राइस 6 हुआ तो हमारी सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, 6 हो गई। प्राइस और इंक्रीज़ हुआ, 8 हुआ तो हमारी सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज़। फिर प्राइस 10 हुआ तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी, 12 हो गई। तो इट मीन्स कैसा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेज। लेकिन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में हम किसकी बात करेंगे, ओनली वन सेलर के। नेक्स्ट वन इज़ जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल हमारे सेलर थे अगर उनको हम समअप कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल में हम जो ए प्रोड्यूसर और जो बी प्रोड्यूसर है अगर इन दोनों का समअप कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई। और शेड्यूल में मैंने आपको बताया ही था कि क्या होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा। द मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल दैट लिस्ट द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड and services that supplier throughout the whole economy are willing and able to supply at all possible prices. So now we see ki how we make a market supply schedule. So in market supply schedule, in one side we are showing to price and another side we are going to show quantity supplied. First of all, we mention the producer A supply quantity and next one जो हमारा कॉलम है वो producer B का है. Then we sum up producer A and producer B supplied, then we find market supply. First of all we see the prices. 4 प्राइजेस पर जो हमारा प्रोड्यूसर है वो कितना क्वांटिटी सप्लाइड कर रहा है, 0, एंड प्रोड्यूसर बी का भी कितना था, 0. इट मीन्स मार्केट सप्लाई कितनी हो गई आपकी, 0 + 0 = 0. फिर जब प्राइस आपका 8 रुपीज़ था तो जो प्रोड्यूसर ए था वो कितनी क्वांटिटी सप्लाइड कर रहा है आपकी, 30. लेकिन जो प्रोड्यूसर बी था वो स्टिल कितनी क्वांटिटी सप्लाइड कर रहा है, 0. व्हेन वी सम अप 30 + 0 देन वी फाइंड मार्केट सप्लाई एट 8 रुपी = 30. When price increases, price is 12 rupees, then quantity supplied by A producer increases from 30 to 60 and producer B supply increases from 0 to 15. So in 12 rupees market supply 75, 60 plus 15, and in 16 rupees market supply 120, 90 plus 30, and in 20 rupees market supply also increases 120 plus 45, 165. ठीक है, तो आपको क्या देखा आपने इसमें मार्केट सप्लाई शेड्यूल में कि जैसे जैसे प्राइस राइज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. तो ए प्रोड्यूसर ने भी इंक्रीज़ किया, बी ने भी, तो मार्केट सप्लाई भी आपकी जो क्या थी, जो सप्लाई थी वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई. ठीक है, क्लियर है गया ये टॉपिक आपको. हमने क्या देखा, सप्लाई का मीनिंग देखा था, स्टॉक एंड सप्लाई में डिफरेंसेस देखे थे. नेक्स्ट हमने देखा था इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, देन भी देखा हमने मार्केट सप्लाई शेड्यूल. Then after schedule we will see the supply curve. What is supply curve? मैंने आपको इसीलिए ही मैंने आपको डिमांड के साथ साथ सप्लाई पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपको इजी हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों कैसे रिलेटेड चैप्टर्स हैं, बस दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है. डिमांड और डिमांड में क्या होता था कि प्राइस राइज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज. व्हेन प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज. बट इन सप्लाई दे बोथ हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप. कौन, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. ठीक है, तो व्हाट इज सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व में क्या होगा, कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, शेड्यूल का. ठीक है, तो इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल. So supply curve is a graphical representation of supply schedule, and we will discuss about the we already discussed about the what is supply schedule. So now we see how we make supply curve. It also has two aspects. One is individual supply curve and second one is market supply curve. First we are
going to discuss about the individual supply curve. So what is individual supply curve? We will make the individual supply curve with the help of individual supply schedule. ठीक है, क्योंकि schedule से ही क्या बनेगा, graphical representation होगा ना. The supply curve plots the quantity that is willingly supplied at any given prices. The individual supply curve can be summed by quantity provided at a specific price to achieve an aggregate supply curve. जो आपकी individual supply curve है वो किसके काम आता है, aggregate सप्लाई कर्व फाइंड करने की. द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग इन शॉर्ट रन. जो सप्लाई कर्व है उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, अपवर्ड. लेकिन मैंने आपको बताया था कि डिमांड कर्व में जो आपका स्लोप होता था वो कैसा होता था आपका, नेगेटिव. ठीक है, बट इन सप्लाई कर्व जो हमारा स्लोप होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग. अपवर्ड स्लोपिंग मीन्स क्या हो गया कि दे बोथ हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप, और डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या हो गया, दे बोथ हैव नेगेटिव रिलेशनशिप. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज़ें. ठीक है, कि अपवर्ड स्लोप मीन्स क्या है एंड डाउनवर्ड स्लोप मीन्स क्या है. ठीक है, तो सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो कैसा होता है, अपवर्ड. इट मीन्स आप ये डायग्राम देख रहे हैं ना. ठीक है, यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर तो आपको क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्वांटिटी सप्लाइड, एंड इन ओ वाई एक्सिस पर आपको क्या शो कर रहा है, प्राइजेस. ठीक है, अब क्या है आपका देखेंगे, ओ एक्स एक्सिस पर आपकी क्वांटिटी 5, 10, 15, 20 और 25. लेकिन जो ओ वाई एक्सिस है उस पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइजेस को. ठीक है, व्हेन प्राइस इज 10 रुपीज़ क्वांटिटी सप्लाइड 5, व्हेन प्राइस इज 12 रुपीज़ क्वांटिटी सप्लाइड 10, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 12 to 14 क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस 15. ठीक है, तो आपका जैसे जैसे आपका प्राइस राइज हो रहा है, जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है, इट मीन्स कैसा स्लोप है इसका, अपवर्ड स्लोप. सो ये दिस इज़ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. ठीक है, और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. ओके, now we are going to discuss about market supply curve. what is market supply curve? market supply curve क्या होगा कि हमने देखा था, शेड्यूल देख चुके हैं ना हम कि शेड्यूल क्या था, हम इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई शेड्यूल. द मार्केट सप्लाई कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व डेप्रिसिएटिंग द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. किसके बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है ये, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप, बिकॉज सप्लाई कर्व स्लोप इज अपवर्ड. सो इट शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. द मार्केट सप्लाई कर्व इज डिराइव्ड बाय समिंग द क्वांटिटी suppliers are willing to produce when the product can be sold for a given price. when we जब हम क्या करते हैं कि जो हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल था उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. देन वी फाइंड मार्केट सप्लाई कर्व. ये ए का आपका हो गया, प्रोड्यूसर ए का सप्लाई कर्व हो गया, और ये किसका हो गया, बी का हो गया. जब हम इनको सम अप कर देते हैं दोनों की सप्लाई को तो क्या आ जाता है हमारे पास, मार्केट सप्लाई. ठीक है, ये किसका है, ए, और ये किसका है, बी. जब हमने इन दोनों को सम अप कर दिया तो हमारे पास आ गया मार्केट. ठीक है, अब क्या है आपका, देखो, द मार्केट सप्लाई कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग. कैसा कर्व इसका स्लोप है, इसका भी कैसा है आपका है, अपवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है, देखो आप इसी की हेल्प से हमने क्या बनाया है आपका, मार्केट सप्लाई हम कर्व बना रहे हैं. 4 रुपीज़ प्राइस पर आपका प्रोड्यूसर ए की कितनी है, सप्लाई 0 है. फिर 8 रुपीज़ पर कितनी हो गई, 30. 12 रुपीज़ पर कितनी हो गई, 60. ठीक है, और 16 रुपीज़ पर कितना हो गया, 90, और 20 रुपीज़ पर 120. देखो आप, ठीक है ना, इसकी हेल्प से हमने क्या बनाया आपको, सप्लाई कर्व. और आपको जो डायग्राम है उनको आपको प्रैक्टिस करना है नोटबुक में, और जब आप नोटबुक में बनाते हैं तो आपको ड्रॉ करने होंगे पेंसिल से. ठीक है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका वर्क. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बी सप्लाई कर्व. तो हमने बी सप्लाई कर्व भी बनाया, कैसा है इसका, अपवर्ड भी, इसका भी अपवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है, और किसकी हेल्प से बनाएंगे हम, शेड्यूल की. आपको अच्छे से आता होगा क्योंकि मैंने आपको डिमांड में अच्छे से बता दिया है कि कैसे बनाना है. ठीक है, और ये क्या आ गया आपका,
जब हमने इन दोनों को सम अप किया तो क्या आ गया आपका मार्केट सप्लाई। और मार्केट सप्लाई कैसे आएगा, कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे कि 4 रुपीज़ प्राइस पर मार्केट सप्लाई 0, 8 रुपीज़ प्राइस पर 30, 12 रुपीज़ पर 75, 16 रुपीज़ पर 120 एंड 20 रुपीज़ पर 165। ओके, तो दिस इज़ द मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द एज सप्लाई कर्व। ठीक है, प्रोड्यूसर ए सप्लाई, देन बी। ठीक है, ओ एक्सिस पर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ओ वाई एक्सिस पर किसको शो कर रहे हैं, प्राइजेस को। इसी तरीके से बी सप्लाई कर्व में भी आप देख रहे हो, ओ एक्सिस पर तो क्वांटिटी एंड ओ वाई एक्सिस पर प्राइजेस। और जो आपका मार्केट सप्लाई कर्व आएगा वो दोनों का सम करके आएगा। ठीक है, कि दोनों पर आप देखेंगे कि जो आपका 16 रुपीज़ प्राइस पर था उस पर 120 कैसे हमको ड्रॉ करना है, और 20 रुपीज़ पर कितना आ गया आपका 165। तो मार्केट प्राइस आपका क्या आ रहा है, 20 रुपीज़ पर 165 क्वांटिटी है। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर न्यू topic supply function. What is supply function, or we can call it as determinants of supply. Determinants of supply means कि वो factors जो हमारी supply हैं उसको क्या करते हैं, affect करते हैं, change करते हैं, that is called determinants of supply. ठीक है, the factor on which the supply of a commodity depends are known as the determinants of supply. सॉरी, यहाँ पर डिमांड लिखा है ना, तो determinants of supply आ जाएगा. These are क्या है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस ऑफ द कमोडिटी. व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी और हाउ इट इफेक्ट्स आवर सप्लाई. तो कैसे होगा, देखो आपको पता है कि जब प्राइस राइज होता है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है. और जब प्राइस क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो आपकी सप्लाई भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है कि जब आपका प्राइस राइज होगा तभी वो सप्लाई को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो फर्स्ट फैक्टर जो डिटर्मिनेंट्स है वो सप्लाई का वो हो गया प्राइस ऑफ कमोडिटी. व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है, फंक्शन है, डिटर्मिनेंट्स है सप्लाई का, वो है फर्म गोल्स. फर्म के गोल होते हैं. देखो गोल ऑफ द फर्म क्या है कि एक तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और एक होता है कि हमें, एक तो होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कि उसको हमको क्या अर्न करना है, प्रॉफिट. और प्रॉफिट अर्न कब करेंगे, जब प्राइस क्या हो जाएंगे, हमारे राइज हो जाएंगे. ठीक है, और एक होता है कि अगर आप नए नए मार्केट में आए हो तो आप चाहते हो कि आप पहले अपने मार्केट में क्या बनाएंगे, जगह बनाएंगे. ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले ही मार्केट में आए और आपने अपने प्राइसेस को क्या कर दिया, हाई कर दिया, तो आप नए आए हैं तो आपको सबसे पहले अपनी मार्केट में गुडविल क्रिएट करनी होगी. अदरवाइज़ अगर आते ही आपने अपने गुड्स के प्राइसेस को क्या कर दिया, हाई कर दिया, तो आप फर्म, तो मार्केट से क्या हो जाएंगे, आप आउट हो जाएंगे. तो फर्म के गोल होते हैं. ठीक है, अगर फर्म का गोल है, वो क्या मोटिव है उनका, अर्निंग प्रॉफिट, तो अर्निंग प्रॉफिट पे तो वो क्या करेगा कि जब प्राइस राइज होंगे तभी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. लेकिन अगर उसको मार्केट में स्टैंड करना है, कि अगर फर्म का जो मोटिव है वो क्या है, क्या स्टैंड करना है, तो प्राइस जब रिड्यूस होंगे तभी उसकी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी. दैट इज़ द फर्म गोल विच अफेक्ट द सप्लाई. ठीक है, फर्म गोल एक तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और नेक्स्ट वन इज मार्केट स्टैंडिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्राइजेस ऑफ इनपुट और फैक्टर्स. इट मीन्स लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया. दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ वी कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर ये फैक्टर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो हमारा कॉस्ट भी जो निकल कर आएगा वो भी क्या होगा, कम होगा. और कॉस्ट कम होगा तो हमारे प्रॉफिट भी क्या होंगे, इंक्रीज. इट मीन्स प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, और प्राइस इंक्रीज होने पर हमारी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें उनका जो प्राइस है वो क्या है, हाई है, तो हमारी कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा निकल कर आएगी. तो प्राइस क्या हो जाएंगे आपके, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे कि आपको क्या करना होगा कि उनको, उन जो गुड्स हैं उनको आपको क्या करना होगा कि कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा निकल कर आ रही है तो आपको प्रॉफिट भी क्या हो जाएंगे, आपके लेस हो जाएंगे. तो ये देखना होता है कि अवेलेबिलिटी मार्केट में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कैसी है. तो कॉस्ट उसकी डिपेंड करती है ना, कि कॉस्ट किस पर डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अगर ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, तो प्रॉफिट भी जो हमारा प्रोड्यूसर है उसके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट वन क्या है आपका, टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी आज आप देख रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है. मॉडर्नाइजेशन हो गया है ना, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा ना. क्योंकि पहले जो काम क्या करते थे हम,
जो लेबर करती थी आज कौन कर रहा है, आपकी मशीन्स, ठीक है। और मशीन क्या करती है, कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रोडक्शन कर देती है ना। तो अगर टेक्निक हम अच्छी यूज़ में ले रहे हैं, इफ़ टेक्निक इम्प्रूव्स दैन सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर टेक्निक अच्छी नहीं है तो आपकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि गवर्नमेंट कैसे टैक्सेशन, अगर वो ज़्यादा लगा रही है, टैक्स ज़्यादा लगा रही है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और टैक्स कम लगा रही है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है ना कि अगर नियर फ्यूचर में आपको लगता है कि प्राइस क्या होने वाले हैं, राइज होने वाले हैं, तो आप कब सेल करेंगे, कब सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे, जब प्राइस क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाले हैं, रिड्यूस होने वाला है, तो प्रेजेंट में आप अपनी सप्लाई को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। तो एक्सपेक्टेशन होती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जो प्रोड्यूसर है वो पहले से ही देख लेता है कि अगर मार्केट में, अगर इन नियर फ्यूचर जो आपके प्राइजेज़ हैं वो राइज होने वाले हैं, तो कब हम अपनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, कुछ समय बाद ही, ठीक है। और लगता है कि अगर फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाले हैं, डिक्रीज़ होने वाले हैं, तो हम प्रेजेंट में अपनी सप्लाई को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़, मैंने आपको बताया था ना कि कौन कौन सी गुड्स होती हैं अदर कमोडिटीज़ में, कि कैसी गुड्स हैं, रिलेटेड गुड्स है ना। रिलेटेड गुड्स में कौन आ गया, जैसे आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे लाइक मैंने आपको बताया था क्लोजअप और पेप्सोडेंट का एग्जांपल, ठीक है। अब क्लोजअप की जो सप्लाई है मार्केट में क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब क्लोजअप की सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो पेप्सोडेंट है वो चाहता है कि पेप्सोडेंट की डिमांड नहीं हो रही है मार्केट में, तो पेप्सोडेंट को लगता है कि मुझे भी क्या करना होगा, कि मुझे भी अपनी जो सप्लाई है मुझे क्या करना होगा, इंक्रीज़ करनी होगी सप्लाई, अदरवाइज़ मैं मार्केट से क्या हो जाऊंगा, कोई पूछेगा ही नहीं। क्लोजअप मार्केट में बिकती रहेगी और पेप्सोडेंट को कोई पूछेगा ही नहीं। फिर पेप्सोडेंट को लगा कि मैं अपने प्राइस थोड़े से क्या कर देता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ, तो मेरी भी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दो प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़ ऑल्सो डिटरमाइंस द सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नंबर ऑफ़ फर्म्स। जो नंबर ऑफ़ फर्म्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ फर्म इंक्रीज़ हो गई तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ़ फर्म क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी, तो हमारी सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। नेचुरल फैक्टर्स जो हैं हमारे वो भी अफेक्ट करते हैं किसको, हमारी सप्लाई को। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं कि the factor on which the supply of a commodity depends are known as the determinants of supply, ठीक है। फर्स्ट कॉस्ट हो गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गया, नंबर ऑफ फर्म्स होगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, एक्सपेक्टेशन। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है अब वो है लॉ ऑफ सप्लाई। कि लॉ क्या है, लॉ क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी लॉ आएगा, सबसे इजी लॉ है आपका डिमांड, फिर उसके बाद सप्लाई। लॉ में क्या देखते हैं हम कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लॉ में क्या देखते हैं हम, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो जब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगी, चेंजेस किस में आएंगे, सिर्फ प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में, ठीक है। लेकिन जो अदर थिंग्स क्या हो जाएंगी, जो हमने ये सारे फैक्टर्स पढ़े थे ना, सॉरी ये सारे जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सब क्या रहेंगे आपके कांस्टेंट, सिर्फ चेंज किस में आएगा, आपका प्राइस में, ओके। तो लॉ ऑफ सप्लाई में हम देखते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे आपके कांस्टेंट, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड है वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, दोनों रिलेटेड होते हैं। इट मीन्स दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। In other words, when the price paid by the buyer for a goods rises, then supplier increases the supply of that good in the market. जब भी आप लॉ को डिफाइन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स क्या रहेंगे आपकी, कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। When price increases, supply increases, and when price decreases, supply also decreases. देख रहे हैं आप ये जो सप्लाई कर्व है ये आपका शो कर रहा है कि ओ एक्स एक्सिस पर तो हमने क्वांटिटी सप्लाइड शो करा है और ओ वाई एक्सिस पर हमने क्या किया है, ये ओ एक्सिस हो गया और ये कौन सा एक्सिस हो गया आपका, ओ वाई एक्सिस,
क्लियर, ठीक है। और OY एक्सिस पर आप देख रहे हैं कि P1, P2, P3 और OQ पर आपको दिख रहा होगा कि व्हेन प्राइस इज P1 क्वांटिटी सप्लाई, व्हेन प्राइस इज P3 क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है Q3, व्हेन प्राइस इज राइजेस फ्रॉम P3 टू P2 देन क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम Q3 टू Q2, when price increases from P2 to P1 then quantity supplied also increases from Q2 to Q1. So when we join these dots then we find a supply curve that slope is also upward. So it's what it's showing, what it's indicating कि when price increases supply also increases, ठीक है। तो लॉ जो हमारा, जब भी हम लॉ पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ अजम्पशन होंगी। सबसे पहले हमको क्या पढ़नी होंगी, कुछ अजम्पशंस। अजम्पशन वो होती हैं कि वो चीज़ें जो क्या रखी रहेंगी, कांस्टेंट रखी जाएंगी, ठीक है। इट मीन्स जब हम अजम्पशंस को फॉलो करेंगे ना तभी हमारा लॉ क्या हो पाएगा, एप्लीकेबल हो पाएगा। तो फर्स्ट अजम्पशन देखते हैं कि नो चेंज इन द इनकम, कि जो हमारी इनकम है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, कि जो सप्लायर है उसकी इनकम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो आपकी रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस भी क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। नो चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा, ये भी क्या रहना चाहिए, आपके कांस्टेंट रहना चाहिए। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। अब आप, सॉरी बेटा, ये आपका डिमांड आ गया है, अजम्पशन, बेसिक अजम्पशन ऑफ, ये आपके आएंगे, ये आएगा आपका सप्लाई, ओके बेटा, दिस इज सप्लाई नॉट डिमांड। बेसिक अजम्पशन ऑफ कि इनकम में भी कोई चेंज नहीं होगा, साइज़ और पॉपुलेशन है वो भी क्या रहेंगे, आपके कांस्टेंट रहेंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट रहेगा। नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नो एक्सपेक्टेशन फॉर प्राइस चेंज इन फ्यूचर, नो चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ये सब क्या रहेंगे, आपके कांस्टेंट रहेंगे, तभी आपका जो लॉ है वो एप्लीकेबल हो पाएगा। सिर्फ चेंज किस में आएगा, प्राइस में। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, और व्हेन प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो दीज आर द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड व्हाट इज चेंज इन सप्लाई। अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज शोज एज अ मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होता है कि मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, कि हम एक ही जो सप्लाई कर्व है उसमें मूवमेंट करते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ प्राइस। और चेंज इन सप्लाई में क्या होता है कि हम शिफ्ट होते हैं, हमारा जो सप्लाई कर्व है ना वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। एंड इट अ फंक्शन ऑफ चेंज इन एनी ऑफ सप्लाई वेरिएबल एक्सेप्ट प्राइस। जो आपका क्वांटिटी सप्लाइड है ना वो तो किसका चेंज होने में, उसमें तो किस में चेंजेस आते हैं आपके, जो आपका क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें इट्स अ फंक्शन ऑफ प्राइस, किस में चेंज आएंगे, आपके प्राइस में। लेकिन जो आपका चेंज इन सप्लाई है, सप्लाई में क्या आएगा आपका, किस में चेंज आएंगे, आपके अदर फैक्टर्स में, ठीक है। क्लियर है, देखते हैं इसको। देखो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होता है कि पहले आपका जो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई है, नेक्स्ट क्या है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आता है आपका एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, देन आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। पहले आप देखते हैं कि जब आपका प्राइस, आपको पता है ओ एक्सिस पर हमने क्वांटिटी सप्लाइड को शो किया है और ओ वाई एक्सिस पर हमने किसको शो कर रहे हैं, प्राइस को। व्हेन आप प्राइस ओ पी देन क्वांटिटी सप्लाइड ओ क्यू, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ओ पी टू ओ पी वन देन क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। इट मीन्स प्राइस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाती है, इंक्रीज। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। और नेक्स्ट क्या है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होगा
कि जब आपका प्राइस क्या था, ओपी था, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी कर रहे थे आप, ओक्यू। जब प्राइस आपका ओपी से डिक्रीज होकर कितना हो गया, ओपी 1, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड ओक्यू से डिक्रीज होकर कितनी हो गई, ओक्यू 1। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। हम इसमें क्या हुआ था कि सेम जो आपका सप्लाई कर्व था उसी पे ही मूवमेंट कर रहे थे। यहाँ तो हम ऊपर गए और यहाँ हम क्या हो गए, नीचे आ गए। इट मीन्स इट इज़ एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड इट इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक्सपेंशन मीन प्राइस राइज हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या हुआ कि प्राइस रिड्यूस हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या आपकी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो सेम मूवमेंट जो आपका मूवमेंट कर रहे थे हम सेम सप्लाई कर्व पर। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। दिस इज द पार्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई? When the supply of a commodity rises only due to increase in the price of commodity, then it is said to be extension of supply. जब price rise होगा तो quantity supplied भी increase हो जाएगी. It is called extension of supply और expansion of supply. और contraction of supply में क्या होगा कि when supply of a commodity falls only due to fall in the price of that commodity. क्या हो रहा है कि जो आपका प्राइस है ना वही क्या हो रहा है, सिर्फ फॉल हो रहा है, उसकी वजह से जो सप्लाई है क्वांटिटी सप्लाइड वो भी क्या हो जाती है आपकी, रिड्यूस हो जाती है। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सेकंड आपका डिफरेंस देख लेते हैं। एक्सटेंशन इन सप्लाई इज शोन बाय एन अपवर्ड मूवमेंट टू राइट ऑन द सेम सप्लाई कर्व। अपवर्ड मूवमेंट है राइट ऑन द सेम सप्लाई कर्व। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इज शोन बाय द डाउनवर्ड मूवमेंट टू लेफ्ट। क्या हो रहा है उसमें, डाउनवर्ड मूवमेंट है लेफ्ट ऑन द सेम सप्लाई कर्व। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चेंज इन सप्लाई, अब नया हमने फर्स्ट देखा था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, अब देख रहे हैं हम चेंज इन सप्लाई। कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बच्चे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आएगा तब आपको क्या करना है, और चेंज इन सप्लाई में, चेंज इन सप्लाई में क्या होगा, अदर फैक्टर्स में चेंजेस आएंगे लेकिन प्राइस क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस पर आपका जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एंड इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई मीन्स दैट एट ईच ऑफ द प्राइजेस देयर इज known an increase in the quantity supply means that the curve shift to the right। अब आप एक बार इसको, इंक्रीज इन सप्लाई का मीन्स क्या है कि प्राइस तो क्या है आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये जब आपका प्राइस क्या था, ओपी था, तब आप कितनी क्वांटिटी कर रहे थे, ओ क्यू, लेकिन प्राइस क्या रहा आपका, सेम ओपी ही रहा, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गई आपकी, ओ क्यू से बढ़कर कितनी हो गई, ओ क्यू 1, इंक्रीज हो गई ना। इट मीन्स प्राइस तो क्या रहा आपका कांस्टेंट रहा, लेकिन जो अदर फैक्टर्स थे, अदर फैक्टर्स क्या हो गया, मान लो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। ठीक है, और पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। प्राइस ऑफ कमोडिटी तो हो गई, कॉस्ट आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। टेक्नोलॉजी आपकी क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई। ठीक है, और टैक्सेशन क्या ऐसा हो गया आपका, रिड्यूस हो गया। नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो गई, तो आपकी कॉस्ट जो आपकी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अदर फैक्टर्स जो हमने थे ना, जो हम अजम्पशन पढ़ते थे कि इनमें चेंजेस नहीं होगा, जो हम कांस्टेंट रखते हैं उनमें क्या आ जाएं, आपके चेंजेस आ जाएं। ठीक है, लेकिन प्राइस क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा और अदर फैक्टर्स में क्या होंगे, चेंजेस होंगे, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो आपका सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। पहले तो हम सेम सप्लाई कर्व पर ही ऊपर और नीचे जा रहे थे, लेकिन अब हमारा सप्लाई कर्व क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। इट मीन्स सप्लाई क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर क्या है, अ डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई दैट एट ईच ऑफ द प्राइजेस देयर इज नाउ अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई, मीनिंग दैट द कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। अगर जो भी फैक्टर्स हैं हमारे सारे अपोजिट हो जाएं, अदर फैक्टर, नंबर ऑफ फर्म रिड्यूस हो गई, टैक्सेशन क्या हो गया आपका, टैक्सेशन क्या हो गया आपका, इंक्रीज़ हो गया, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। टेक्नोलॉजी आप अच्छी यूज़ में नहीं ले रहे तो भी आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो जो सारे फैक्टर्स थे वो अदर फैक्टर्स वो क्या हो जाएं, चेंजेस हो जाएं उनमें, और जो आपकी नंबर ऑफ फर्म क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आपके फेवर में चेंजेस नहीं आए, तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो कांस्टेंट प्राइस पर, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्राइस पर जो आपकी सप्लाई थी वो क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स लेफ्टवर्ड आपका क्या हो जाएगा, डिमांड का जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड कोई भी अगर कर्व शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड तो इट मीन्स इंक्रीज होना, और अगर कोई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इट मीन्स डिक्रीज। क्या इंडिकेट करता है वो कि जो भी डिमांड है या सप्लाई कर्व जो भी शिफ्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, सप्लाई आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमने देखा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उस पर चल रहे हैं। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग होता है कि अभी हम बोल रहे हैं कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, लेकिन कितने चेंजेस आते हैं इनको क्या करना, मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को यूज़ में लेते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वान्टिटी सप्लाई टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक गुड। ठीक है, अब इसके मेथड्स जो हैं वो मेथड, आई होप कि ये आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा आपका लंबा हो गया है ये आपका वीडियो, तो मुझे यहीं पर ही इसे स्टॉप करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको कंटिन्यू करती हूँ, और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझसे क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और वर्क अपना टाइम पर करते रहिए कंप्लीट, और होमवर्क आपका टाइम टू टाइम होता रहना चाहिए। दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, और हमने सप्लाई कर्व देखा, 2 एस्पेक्ट थे इसके, सप्लाई फंक्शन देखा, लॉ ऑफ सप्लाई देखा, अजम्पशन देखी, इसके बाद चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। ओके, और अब हम जो अपना नेक्स्ट जो हमारा इलास्टिसिटी वाला जो पोर्शन है उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू। So now if you face any issue at the time of learning this lesson, you can call me or message me anytime. Thank you. Have a nice day.